स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतीपगमन रिग्रेशन एनालिसिस। इसके पहले हम समझेंगे सहसंबंध, क्योंकि सहसंबंध और प्रतीपगमन दोनों को साथ में समझ लें। सहसंबंध कोरिलेशन हमें क्या बताता है? दो अलग अलग प्रकार के चरों में या समंकों में संबंध है या नहीं है, या दोनों श्रेणियां, दोनों समंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं है। सहसंबंध हमें बताता है कि एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। जैसे कि वस्तु के मूल्य ये एक्स चर हो गया, और वस्तु की मात्रा ये हमारा y हो गया। तो सहसंबंध हमें बताता है कि इन दोनों में सहसंबंध है, मतलब कि वस्तु के मूल्य में यदि परिवर्तन होते हैं तो वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। तो ये सहसंबंध बताता है। अब प्रतीपगमन क्या करता है? प्रतीपगमन स्टूडेंट, यह जो है कंसेप्ट या अवधारणा सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दी गई थी। प्रतीपगमन का विचार उनका ही था, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। इसके पीछे उनका यह एनालिसिस था, विश्लेषण था कि जो लंबे पुत्र होते हैं, उनके लंबे पिताओं के पुत्र लंबे होते हैं, जिनके पिता की हाइट कम होती है, उनके बच्चे भी जो है वह कम हाइटेड होते हैं। और उनका ये कहना था कि धीरे धीरे जो लंबे पिता के जो पुत्र होते हैं, जो लंबे होते हैं, उनकी औसत ऊंचाई जो है धीरे धीरे कम होके वापस अपने पिता की ऊंचाई, मतलब जनरेशन वाइज जो है, जो हाइट है, वह वापस पीछे की ओर लौटती है। इसी एनालिसिस के पीछे उन्होंने प्रतीपगमन का जो है सिद्धांत दिया था, जिसमें सहसंबंध हमें यह बताता है कि दो चरों में दो अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में संबंध है, और दूसरा सहसंबंध यह भी बताता है कि एक में परिवर्तन होंगे तो दूसरे में परिवर्तन होगा। प्रतीपगमन जो है वह दो चरों के बीच में परिवर्तन होने की मात्रा को और एक के आधार पर दूसरे का अनुमान लगाने का कार्य करता है। मतलब यहाँ पे परिवर्तन होगा नहीं होगा यह सहसंबंध बता देता है, लेकिन x में 10% परिवर्तन हुआ है तो y में कितना % परिवर्तन होगा, या x की वैल्यू हमें ज्ञात है और y की हमें ज्ञात नहीं है, तो हम प्रतीपगमन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो दो प्रकार से कार्य करता है प्रतीपगमन। एक तो दो चरों के बीच में सहसंबंध हमें यह बता देता है कि दोनों समंक जो है वह सहसंबंधित है। प्रतीपगमन एक के कारण दूसरे में कितना परिवर्तन होगा वह हमें प्रतीपगमन बताता है। और दूसरा, प्रतीपगमन अनुमान लगाने की विधि है, जिसके आधार पर हमें एक ज्ञात समंक या एक ज्ञात चर के आधार पर एक अज्ञात जो है चर का अनुमान लगा सकते हैं। यदि हमें x की वैल्यू दी हुई है तो हम y की वैल्यू प्रतीपगमन की हेल्प से निकाल सकते हैं, या y की वैल्यू मतलब हमें वस्तु की मात्रा दी है और हमें वस्तु के मूल्य निकालना है, तो हम प्रतीपगमन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया प्रतीपगमन? आप इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रतीपगमन का शाब्दिक अर्थ पीछे की ओर लौटना या वापस पलटना होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, जहां सहसंबंध हमें दो चरों के बीच में, x और y चर के बीच में, यह बताता है कि वह सहसंबंधित है या नहीं है। वहीं प्रतीपगमन हमें दो चरों के बीच में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को बताता है, और साथ ही अनुमान लगाने का में भी एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे का क्या अंतर आएगा या दूसरे का क्या आंसर आएगा, उसको पता लगाने में मदद करता है। अब हम बात करें, अभी हमने देखा सहसंबंध और प्रतीपगमन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर भी है। क्या अंतर है? पहला जो है सहसंबंध जो है कारण व परिणाम। सहसंबंध जो है हमें केवल यह बताता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं है, लेकिन प्रतीपगमन हमें क्या बताता है कि
जो दो चर हैं वह एक दूसरे से पर कितने डिपेंडेंट हैं, कितने एक दूसरे पर आश्रित हैं। दूसरा जो है अंतर इसमें वो है आपका सार्थकता का। तो सहसंबंध जो है हमें दो श्रेणियों के संबंध के बारे में बताता है कि वह दो श्रेणी जो है सहसंबंधित है, और दूसरा कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम है। एक स्वतंत्र है, जैसे वस्तु का मूल्य स्वतंत्र हो गया तो उसके आधार पर परिणाम ये रहेगा। लेकिन प्रतीपगमन जो है हमें वह जो कारण, दोनों को कारण मान के, मतलब वस्तु के मूल्य के कारण मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है और मात्रा में परिवर्तन के कारण वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों को जो है वह बताता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्रतीपगमन की दो रेखाएं ही क्यों होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है थ्योरी के लिए। तो स्टूडेंट, प्रतीपगमन की दो रेखाएं जो है वह इसलिए होती है, पहला, यहां जो है दो चरों के बीच में एक दूसरे के कारण कितना परिवर्तन होता है, मतलब x ऑन y और y ऑन x अलग अलग निकाला जाता है। जैसे मैंने बताया कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा वह भी हम निकालेंगे इसमें प्रतीपगमन में, और वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा वह भी निकालेंगे। तो चूंकि इसमें दो चरों के बीच में आपस में निर्भरता निकाली जाती है, एक चर के आधार पर दूसरे का अनुमान लगाया जाता है और ऐसी दूसरे के आधार पर पहले का अनुमान लगाया जाता है, इसीलिए प्रतीपगमन की दो रेखाएं होती हैं। और दूसरा कारण है कि जो प्रतीपगमन की दो रेखाएं इसलिए भी होती हैं कि जब हम इस प्रतीपगमन को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो जो न्यूनतम हमें रिक्वायरमेंट होती है ये बताने के लिए कि सहसंबंधित है और नहीं है, तो उसके लिए हमें दो लाइनें चाहिए होती हैं। ठीक है, दो लाइनें जो है हमें चाहिए होती हैं, तभी हम रिजल्ट को प्रॉपरली बता पाएंगे। तो चूंकि यह जो प्रतीपगमन की जो विश्लेषण है वह न्यूनतम रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो विचलनों के वर्गों का योग होता है, और विचलनों, न्यूनतम रिक्वायरमेंट में विचलनों के वर्गों के लिए हमें एक्स एक्सिस पर एक डिजिट चाहिए और वाई एक्सिस पर एक डिजिट चाहिए। इन दोनों से एक एक रेखा जो निकलेगी, उन रेखाओं के क्रॉस होने पर ही हम प्रतीपगमन को बता सकते हैं। इसीलिए प्रतीपगमन की दो रेखाएं होती हैं। तो ये दो कारण आपको जो है यहाँ पर लिखना है। अब हम बात करें प्रतीपगमन के प्रकार की। तो प्रतीपगमन का प्रकार जो है, पहला होता है रेखीय, दूसरा होता है वक्रीय, तीसरा सरल और बहुगुणी। तो रेखीय, जब दोनों में एक ही प्रकार का, मतलब दोनों में जो है धनात्मक, या हम बात करें कि लीनियर, मतलब हमारी लाइन जो है इस प्रकार से जाए, दोनों में एक ही प्रकार का जो है परिवर्तन हो, वस्तु के मूल्य में यदि 10% परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के कारण मात्रा में भी जो है 10% का ही अंतर हो, मतलब दोनों में सेम अंतर हो मूल्य और मात्रा में, तो उसे हम कहेंगे रेखीय, दोनों में सेम प्रतिशत। वक्रीय कब कहेंगे हम, जब वस्तु के मूल्य में 10% का अंतर हो रहा हो लेकिन मात्रा में 50% का अंतर हो रहा हो, तो इसे हम कहेंगे वक्रीय प्रतीपगमन। सरल प्रतीपगमन, जब हम केवल दो गुणों के आधार पर विश्लेषण करें, मतलब वस्तु का मूल्य और मात्रा, ये दो चीजें हो गई, तो उसे हम कहेंगे सरल प्रतीपगमन। बहुगुणी, जब हम दो चीज, मतलब वस्तु का मूल्य भी ले लिया हमने मात्रा भी ले ली, और हमने लोगों की आय भी ले ली, और हमने पसंद भी ले ली लोगों की, और इस आधार पर हम वस्तु की मात्रा का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे बहुगुणी प्रतीपगमन। ठीक है, तो ये भी आपको थ्योरी के लिए आ सकता है। अब हम बात करेंगे प्रतीपगमन समीकरण। प्रतीपगमन समीकरण, इसकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें हमें फॉर्मूला पुटअप करना है, वो फॉर्मूला सिर्फ हम समझ लें, x
ऑन वाई और y ऑन x। तो x ऑन y में x पहले, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, y माइनस वाई बार। x का x ऑन y है तो x पहले आएगा हमारा, ठीक है, और y ऑन x में हम क्या लिखेंगे, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, x माइनस एक्स बार। ये स्टैंडर्ड आर मतलब होता है सहसंबंध, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है प्रमाप विचलन x श्रेणी का, प्रमाप विचलन y श्रेणी का, x बार मतलब होता है मीन, माध्य, है ना, माध्य, और ये जो साइन लगा है ये होता है प्रमाप विचलन। तो ये दोनों का प्रमाप विचलन x का और y का, और ये सिंपल x और y जो दिया हुआ है इसमें हमें वैल्यू दी रहती है उसके आधार पर। तो ये दो होते हैं x ऑन y और y ऑन x, बस इसको इधर किया है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये है स्टूडेंट प्रतीप गमन में आने वाली थ्योरी जो आपको एग्जाम में आ सकती है। अब हम पढ़ने वाले हैं काल श्रेणी टाइम सीरीज। सबसे पहले हम मीनिंग समझ लें कि काल श्रेणी मीन्स क्या होता है। तो काल श्रेणी मीन्स स्टूडेंट्स होता है कि जब समंक समय के आधार पर कलेक्ट किए जाते हों। समय के आधार पर मतलब ऐसे समंक जो समयांतराल से संबंधित होते हैं, वर्ष, महीने, साल, मिनट, दिन के हिसाब से कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे उत्पादन की बात करें हम, तो हम उत्पादन की गणना कैसे करते हैं, वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, तो वहां पे हम 1991 में कितना हुआ, 92 में कितना हुआ, 93 में, तो यहाँ पर हम जो है समय का उपयोग कर रहे हैं। तो ये कौन सी सीरीज कहलाएगी, टाइम के आधार पर काल श्रेणी, है ना। ऐसे ही जो है हम मौसम, वो भी समय के आधार पर हम नोट करते हैं, सुबह का मौसम कितना रहा, दोपहर का कितना, शाम का कितना, रात का कितना, तो वो भी क्या हो गया, हमने समय के आधार पर कलेक्ट किया है, तो वह भी काल श्रेणी बन गई। विक्रय मूल्य, किसी संस्था में कितना विक्रय हुआ, तो वह हम पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन या माह के हिसाब से हम कलेक्ट करते हैं कि जनवरी में इतना हुआ, फरवरी में इतना हुआ। तो बात समझ में आई आपको। काल श्रेणी का आशय होता है कि जब समंक समय अवधि से संबंधित हो, वह समय अवधि वर्ष की, मंथ की मतलब महीने, दिन या फिर घंटे या मिनट या सेकंड भी हो सकते हैं। तो काल श्रेणी का सिंपल सा आशय है कि जब किसी भी समंक को समय अवधि के अंतराल के हिसाब से इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे समंक जो समय अवधि से संबंधित होते हैं काल श्रेणी कहलाते हैं। और उदाहरण आप लिख लेना, इसमें वर्ष दे देना और उत्पादन लिख देना, तो यह जो है काल श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके संगठक, अंग और अवयव। कुछ भी आ सकता है आपको, काल श्रेणी के संगठक लिखिए या फिर अंग लिखिए या अवयव कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट काल श्रेणी के जो संगठक अवयव होते हैं 4 प्रकार होते हैं। दीर्घकालीन, समय के आधार पर है चूंकि, तो दीर्घकालीन जब समयावधि जो परिवर्तन की या डेटा कलेक्ट करने की समयावधि जो है वह वर्षों में हो, तो वह दीर्घकालीन उपनति कहलाती है। अल्पकालीन, शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसमें जो चक्र है परिवर्तन का या जो डेटा का जो चक्र होता है वह एक वर्ष के अंदर ही ले लिया जाता है। चक्रीय उच्चावचन, चक्रीय उच्चावचन जो है वह व्यापार चक्र से संबंधित है, अभी हम इसको समझते हैं। और अनियमित मतलब जो रेगुलर नहीं होता है, अनियमित रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे दीर्घकालीन उपनति। तो जब परिवर्तन दीर्घकाल में हो, मतलब 1 वर्ष से अधिक का समयांतराल हो, तो वह दीर्घकालीन उपनति कहलाती है। अब दीर्घकालीन उपनति जो है वह आपकी इस तरीके से बढ़ती हुई भी हो सकती है, इस तरीके से घटती हुई भी हो सकती है, और
इस तरीके से समान भी हो सकती है। दीर्घकाल चूंकि इतना लंबा समय होता है कि ओवरऑल जो है हम यदि रिजल्ट देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है, वह बढ़ रही है या घट रही है। जैसे हम बात करें महंगाई बढ़ रही है, अब महंगाई बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि बीच में कम नहीं हुई है, या गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है। तो दीर्घकाल में जब किसी भी दीर्घकाल मतलब वर्षों के हिसाब से जब एनालिसिस किया जाता है तो हमें इस प्रकार से बढ़ता हुआ या घटता हुआ जो है ट्रेंड मिलता है। तो इसे ही स्टूडेंट कहा जाता है दीर्घकालीन उपनति। तो यदि जो है आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर, ये जो है बढ़ता हुआ ट्रेंड है, उपनति मीन्स ट्रेंड, किस तरह की प्रवृत्ति चल रही है, तो ये बढ़ती हुई, ये घटती हुई और ये समान प्रवृत्ति है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये होती है दीर्घकालीन उपनति। अब दूसरा है अल्पकालीन मौसमी या सामयिक परिवर्तन या उपनति। तो जब परिवर्तन या समयावधि या जो चक्र है वह 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाता है तो वह समयावधि या वो प्रवृत्ति जो है वह अल्पकालीन या मौसमी कहलाती है। और जो परिवर्तन जैसे सब्जियों के भाव हम देखें, एक समयांतराल कम होता है, या गेहूं के जो है प्राइस हम देखें तो समयांतराल जो है वह कम होता है, क्योंकि वह गेहूं जो है बिक जाते हैं, ज्यादा समय तक नहीं। तो ऐसे मौसमी, जैसे ऊनी स्वेटर या छातों की जो रिक्वायरमेंट होती है वह एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, और स्वेटर की जो है हम शीत, जो सर्दी का मौसम होता है उस समय में होती है। तो इस प्रकार से ये अल्पकालीन जो है प्रवृत्ति होती है जब समयावधि 1 वर्ष के अंदर की हो। अब हम बात करेंगे चक्रीय उच्चावचन। चक्रीय जो उच्चावचन है वह व्यापार चक्र से संबंधित है। उसका डायग्राम जो है इस प्रकार से बनेगा। ये मान लीजिए सीधी रेखा है, तो यह इस प्रकार से जो है वह बनेगा। यहां पर जो है अवसाद की स्थिति है, यहां पर जो है पुनरुत्थान की स्थिति है, पुनरुत्थान। यहां पे जो है आपका क्या हो रहा है, यहां तो एकदम डाउन कंडीशन हो गई है, यहां पर अवक्षण की स्थिति है, कम हो रहा है, और यहां पर जो है प्रगति की स्थिति है, या इसे हम बोलेंगे पुनरुद्धार, पुनरुद्धार। इस प्रकार से जो है यह चक्रीय उच्चावचन होता है जो एक विशेष चक्र में चलता है। जैसे गेहूं के उत्पादन की हम बात करें या किसी बिजनेस को, नए बिजनेस को यदि हम स्टेब्लिश करें तो उसमें पहले जो है नए जब शुरू करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर स्थिति होती है बिजनेस खोलने की। धीरे धीरे लोगों को बिजनेस के बारे में पता चलता है तो वह जो है बिजनेस आगे बढ़ता है। धीरे धीरे स्थिति यह होती है कि बिजनेस डाउन होता जाता है, और उसके बाद जो है एकदम लास्ट एकदम डाउन की कंडीशन आ जाती है, अवसाद की स्थिति आ जाती है। फिर धीरे धीरे जो है बिजनेस रन करना फिर से शुरू करता है। तो इस प्रकार से यह चक्र जो है वह चलता रहता है। तो चक्रीय उच्चावचन में एक विशेष प्रकार का चक्र जो है वह फॉलो किया जाता है। तो सामान्य स्थिति में जो है इस तरीके से डायग्राम बनाकर जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो है अनियमित, देखिए चक्रीय उच्चावचन में एक प्रॉपर फ्लो जो है वो फॉलो करता है। सबसे पहले उत्थान की स्थिति जो है, बिजनेस का उत्थान होगा, फिर जो है धीरे धीरे वो अवक्षण या पुनरुत्थान अपन लिख सकते हैं। पहले जो है बिजनेस स्थापित होगा, फिर धीरे धीरे प्रगति करेगा, और उसके बाद जो है फिर डाउन में जाता जाएगा, फिर वो प्रगति करेगा। तो चक्रीय उच्चावचन में एक निश्चित फ्लो रहता है। लेकिन अनियमित या दैव उच्चावचन, जैसे कोरोना की स्थिति, कोरोना काल में जो चक्र है, चक्रीय उच्चावचन भी फॉलो नहीं हुआ, दीर्घकालीन उपनति भी नहीं रही, पूरा सिस्टम जो है वह गड़बड़ा गया था। तो यह अनियमित उच्चावचन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। या बाढ़ आ गई, या अकाल हो गया, या किसी प्रकार की महामारी आ गई, या जो है कुछ और ऐसे रीजंस आ गए जिस पर कंट्रोल नहीं है, उसके कारण जो है समयावधि में अंतर आता है, या उस हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं अनियमित या दैव उच्चावचन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काल श्रेणी मापने की विधियां।
कौन कौन सी विधि होती है। तो पहली विधि यहाँ पे लिखी है मुक्त हस्त वक्र रीति। हाँ, इसमें भी दो हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। हम एक एक मेथड को समझते चलें। सबसे पहले मुक्त हस्त वक्र विधि। यह विधि जो है ग्राफ पेपर पर बनाई जाती है। ये हमारा समझ लीजिए ग्राफ पेपर है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मुक्त हस्त वक्र रीति में हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमें 1990 में 2 दिया है, 1991 में 4 दिया है, 1992 में 5 दिया है, 1993 में हमें 3 दिया है। छोटा सा एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे वर्ष, और यहाँ पे मान लीजिए ये उत्पादन है और ये टन में है। तो ये मेजरमेंट हम ले लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो मुक्त हस्त वक्र रीति में जो है हम क्या करेंगे, पहले साल में कितना है, ये 1990 हो गया, 91, 92, 93। 90 में कितना है 2, 91 में कितना है 4, 92 में कितना है 5 और 93 में कितना है 3। इस तरीके से जो है हम ग्राफ बनाते हैं। ये कौन सी विधि कहलाती है, मुक्त हस्त वक्र विधि। क्लियर? कभी आता है एग्जाम में तो आप कर सकते हैं। पहली विधि समझ में आई। अब अर्ध माध्य विधि, सेकंड वाली कौन सी है, अर्ध माध्य विधि। अर्ध माध्य विधि में जो भी वर्ष हमें दिए रहते हैं, जो भी समयावधि दी रहती है, उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो यदि हमारे पास ये 4 है तो ये 2 भागों में हम बांट लेंगे। ये पहला भाग हो जाएगा और दूसरा भाग, है ना। और मान लीजिए ऐसा दिया रहता, 5 दिया रहते, 90, 91, 92, 93 और 94। संख्या में 2, 4, 5, 3, 2। तो अब क्या करते हैं, आधे आधे कैसे बांटते हम, तो इसमें जो है हम इस वाले को छोड़ देते और इन दोनों का ही टोटल लेते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी विधि देख रहे हैं, अर्ध मध्यक विधि। इसके अंतर्गत जो भी हमें वर्ष दिए हैं उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो ये जो है हमारा 6 हुआ, इसका एवरेज निकाला तो ये 3, और वर्ष का भी हम एवरेज ले लेंगे 90, 91/2। तो ये आ जाएगा हमारा 1990.5। ठीक है, और ऐसे ही जो है हम दूसरे वाले का ले लेंगे 5 + 3/2। तो ये हो जाएगा 8/2 मतलब 4, और वर्ष का भी ले लेंगे 1992, 1993/2। 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम 2 डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1992.5। और फिर ग्राफ बना लेंगे हम, और ग्राफ पे केवल हम इन 2 डिजिट्स को जो है वह दर्शाएंगे। यहाँ पे हमने वर्ष लिए, मान लीजिए 90, 91, 92। यहाँ भी हम जो है क्या लेंगे, सॉरी वर्ष यहाँ पे आएंगे, एक्स एक्सिस पे वर्ष आएंगे 90, 91। और वही जैसा हम ग्राफ में, जैसे 92 में हमें दिया है ये 92, 93 और 94। 90.5 मतलब यहाँ पे दिया हुआ है इनका 3, तो ये हो गया 3। और 92.5 मतलब यहाँ आएगा, इसमें दिया है 4, ये इस दोनों रेखा को मिला देंगे। तो ये कहलाती है अर्ध मध्यक विधि। ठीक है, अब देखिए चल माध्य रीति, ये जो है आने की बहुत संभावना है, इसको आप समझ लीजिए वही छोटे से एग्जाम्पल से। चल माध्य रीति देखिए कैसे करते हैं। चल माध्य विधि, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ये हमें दिए हुए हैं वर्ष 90, 91, 92, 93, 94 और 95, और यहाँ हमको मूल्य दिए हैं 2, 3, 4, 2, 1, 5। छोटा सा ही ले रहे हैं। और चल माध्य विधि में आपको दिया हुआ है 3 वर्षीय, 3 वर्षीय चल माध्य जो है वह निकालिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, 3 वर्षीय, 3 ईयरली लिखा है यहाँ पे, तो हम ध्यान देना 3 का टोटल करेंगे, 1, 2, 3, 3 मूल्य का टोटल करेंगे। लिखेंगे किसके सामने, इन दोनों के बीच का, मतलब यहां लिखेंगे 91 के सामने, है ना। हम लिखेंगे 2 + 3 + 4/3। तो 9, 9/3,
3। ठीक है, फिर ये वाला क्रॉस करके चल माध्य रीति है, मतलब पहला वाला क्रॉस करके मैं इन तीनों को लूंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, और लिखूंगी किसके सामने, ये 4 के सामने, 92 के सामने 3 + 4 + 2/3, तो ये 9/3, फिर से 3 आया, फिर इसको क्रॉस कर दिया, फिर मैं ये तीनों लूंगी, एक छोड़ना है ऊपर वाला और नीचे वाला हमें लेना है। तो ये 4 2 6 और 1 7, 7/3, 2.33 ये आ जाएगा। फिर इसको क्रॉस करना है और ये तीनों लेना है, तो 2 + 1 + 5/3, 8/3, ये जो है हमारा आ जाएगा। ये कहलाता है 3 वर्षीय चल माध्य। ये चल माध्य रीति में जनरली पूछा जाता है 3 ईयरली। तो आपको क्या करना है, एक छोड़ना है और एक लेते जाना है। इस तरीके से लास्ट में जो है 2 छूट जाते हैं, जैसे हमारे ये 2 अब छूट गए, अब नहीं ले सकते हम। और पहला वाला लिखना किसके सामने है, बीच में, पहले वाला जो है बीच के सामने, उसके बाद तो आगे कंटिन्यू होते जाते हैं। तो ये होती है आपकी चल माध्य रीति। बहुत सिंपल है, एक बार जो है आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे बुक में से क्वेश्चन देखकर, तो ये एग्जाम में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूनतम वर्ग रीति की। न्यूनतम वर्ग रीति में क्या रहता है, न्यूनतम वर्ग रीति, एक छोटे से एग्जांपल से लेंगे हम इसको भी। हमें जो है वही दिया रहेगा वर्ष और मूल्य। वर्ष में हमें वही 90, 91, 92, 93, 94, मूल्य में 2, 3, 1, 2, 4। हम सिंपल से मूल्य इसलिए ले रहे हैं ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें y जो है, ये मूल्य मतलब y दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे x निकालना रहेगा। तो x कैसे निकालते हैं, इसमें सबसे बीच वाले ईयर को 0 ले लें हम, ठीक है, यदि 5 है तो, और ये हो जाएगा -1, 92 में से 91 गए तो ये 91 में से 92 गए तो -1, -2, और ये हो जाएगा +1 +2। मतलब 92 से छोटे हैं, हमने इसको जो है आधार माना है, तो 92 से यदि छोटा है तो माइनस में और बड़े हैं तो प्लस में, ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसमें निकालते हैं xy निकाल लेंगे। तो xy जो है हम निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा -4, -3, 0, 2 और 4 दूनी 8, ठीक है, ये निकाल लेंगे। और इसके बाद हम निकालेंगे x²। तो x² में हो जाएगा 4, 1, 0, 1 और 4। और इसका जो है हम टोटल कर लेंगे, है ना। तो टोटल कर लेंगे सभी का, तो ये हो जाएगा 3 2 5 6, 6 और 2 8 और 4 12। फिर ये जो है हमारा -3 + 3 0 आएगा, और इसका माइनस का टोटल 7, प्लस का टोटल 10, तो हमारा प्लस का आएगा 3, और ये हो जाएगा 4 और 4 8 और 2 10। ये जो है हमने टोटल निकाल लिया। बहुत सिंपल है, कर देखना पड़ेगा आपको। अब हमारी इक्वेशन है y = a + bx। ये यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है a + bx। अब a बराबर क्या होता है, तो a बराबर होता है स्टूडेंट समीशन y/n। तो समीशन y मतलब टोटल, y का टोटल 12, और वर्ष कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2.4। और b का जो है क्या होता है, यहाँ पे समझ लें हम, b बराबर होता है समीशन xy/समीशन x²। ये फॉर्मूले आपको याद रखने रहेंगे। तो समीशन xy हमारा कितना आया है 3, और x² हमारा कितना आया है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3। a और b का टोटल आ गया हमारा, सॉरी a और b का आंसर आ गया ये दोनों, ठीक है।
अब जो है हमें a प्लस बी एक्स में वैल्यू रखनी है। तो a बराबर हमारा कितना आया, a बराबर जो है हमारा सब जगह सेम रहेगा 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4 प्लस प्लस b बराबर हमारा कितना आया 0.3, 0.3 ये सेम रहेगा। और x हमने जो सपोज किया था वो चेंज होगा, इसमें गुणा होगा -2 का, इसमें -1 का, इसमें 0 का, इसमें 1 का, इसमें 2 का। और हम इसको सॉल्व करके इसके साइड में ही लिख लेंगे, मैं यहां लिख रही हूं, जगह नहीं बची। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2.4 इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब 0.3 और 2 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6.6 और ये माइनस में है तो 0.6 जो है हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो है 1.8 आ जाएगा। पहली वाली वैल्यू हमारी 1.8 और दूसरी समझ लीजिए क्या हो जाएगी 2.4 इसमें करेंगे तो -0.3 तो ये आएगी 2.1 है ना, और ये 0 बना देगा तो 2.4 ये हो जाएगा 2.7 और ये हो जाएगा हमारा 3.0। तो ये होती है न्यूनतम वर्ग रीति। ये दो फॉर्मूले जो है आपको याद करने हैं, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ये इक्वेशन है हमारी न्यूनतम वर्ग रीति के अंतर्गत, और ये 3 कॉलम जो ये वाला जो है हमें खुद से बनाना होता है, जिसमें आप हमेशा बीच वाले ईयर को 0 ले लेंगे तो आपका जो है काम बहुत इजी हो जाता है। और एक्स वाई हमने कैसे निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और एक्स स्क्वायर मतलब इसको डबल कर दिया, दुगना कर दिया। इस तरीके से ये होती है न्यूनतम वर्ग रीति। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अल्पकालीन जो उच्चावचन होते हैं जिनकी समयावधि 1 वर्ष के अंदर ही हो जाती है, उसकी ये मेथड्स हैं। आवर्त विचरण निर्देशांक, चल माध्य रीति, श्रृंखला मूल्य अनुपात, प्रवृत्ति अनुपात रीति और चल माध्य अनुपात रीति। यह सिर्फ नाम से आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि काल श्रेणी में आता है तो इन 2 क्वेश्चंस के आने के बहुत चांसेस हैं। ये आईएमपी है, तो आप जो है एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, इस बेसिस पे जो है आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।